सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड एक टॉपिक लेकर के आया हूं, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में गाइज हमें ज्यादा रूल्स पर ध्यान नहीं देना होता, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है, वो भी कंपेरेटिवली। यानी कि अगर मैं एडजेक्टिव्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहूं, अरे गलती से नहीं बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। डिटर्मिनर्स होते क्या है? एडजेक्टिव ही तो होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जिनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग नाउन्स के साथ करते हैं, लेकिन किस तरह की नाउन के साथ किस तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना चाहिए, यही रूल्स का एक ग्रुप है, जिस ग्रुप को हम डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। तो गाइस, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग पेयर्स में या ग्रुप में पढ़ते हैं, वो भी तुलनात्मक रूप से। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिटर्मिनर्स का प्रयोग करते हैं और किस तरह के नाउन के साथ या किस तरह के सेंटेंस के साथ किस तरह के डिटर्मिनर का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सर एल्डर ओल्डर कहां लगाएं, सम एनी कहां लगाएं, दिस दैट दीज दोज कहां लगाएं, या कहें तो एनी एंड सम कहां लगाएं। तो ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले डिटर्मिनर्स हिंदी में कहें तो ये निर्धारक होते हैं। अगर मैं डिटर्मिनर्स के हिसाब से बात करूं तो, लेकिन जब मैं इसकी परिभाषा के हिसाब से बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि ये एक तरीके के विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के विशेषण होते हैं जो कि किसी की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो जब हम इन्हें विशेषण की तरह पढ़ते हैं तो हमें डिटर्मिनर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि विशेषण हम पहले से जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का ये काम करते हैं। लेकिन यहां पर मूल बात यह है, सामान्यतः ये संज्ञा के साथ ही जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? किसी संज्ञा से, किसी नाउन से पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग में हमें इतना ध्यान रखना होता है कि किस तरह की नाउन के साथ हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इन एडजेक्टिव का अध्ययन आमतौर पर ग्रुप या पेयर में किया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनको इंडिविजुअली कभी भी नहीं पढ़ा जाता, यानी एक एक करके नहीं पढ़ा जाएगा। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? सम और एनी में क्या अंतर है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में क्या अंतर है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल में क्या अंतर है, म्यूचुअल या कॉमन में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इनमें से जो हमारे कोर्स में है हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है, कोर्स के अकॉर्डिंग ही 9th 10th 11th 12th के अकॉर्डिंग ही हम लोग उनका अध्ययन करने वाले हैं। हम इनका अध्ययन ग्रुप में उनके अनुसार ही करेंगे। ग्रुप या पेयर में किया, हम इनका अध्ययन जिस ग्रुप में आते हैं उसके अनुसार ही करते हैं। ठीक है, तो जिस ग्रुप या पेयर से ये बिलोंग करेंगे उसी ग्रुप या पेयर में हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि यहां पर फर्स्ट या फोरमोस्ट हो गया, ऑल या होल हो गया, होल, द होल ऑफ अ होल, लेटर लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फार्दर फर्दर, लेस लेसर, मच मैनी, लेस लेसर जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, मच मैनी, लेस फ्यूअर, ओरल वर्बल। तो ये सारे के सारे कुछ हमारे क्या है? डिटर्मिनर्स है, जो वास्तविकता में तो एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो यहां किसी और परिस्थिति में, यहां किसी और परिस्थिति में, यहां किसी और परिस्थिति में, तो तीनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा। और जब हम इन्हें तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, उसी से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और उसी से रिगार्डिंग या उसी से रिलेटेड आंसर हमें वहां पर देना होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे कॉमन और सबसे इजी डिटर्मिनर से स्टार्ट करते हैं, जो कि 4 है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? दिस, दैट, दीज और दोज का ग्रुप। ये 4 डिटर्मिनर्स का एक ग्रुप है। दिस, दैट, दीज एंड दोज पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द नाउन आफ्टर फॉलो देम। यानी कि इनके बाद जो नाउन इस्तेमाल होती है उन्हें दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जिस चीज को प्रदर्शित किया जा रहा हो, सामने दिखाया जा रहा हो, सामने दर्शाया जा रहा हो। जैसे कि मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, अब मैं ये दिखा करके आपको कहूं दिस इज अ स्टाइलस, तो मैं इसके लिए दिस का यूज कर सकता हूं।
लेकिन अगर मेरे हाथ में हाथी नहीं है और अगर मैं ये कहूं दिस इज एन एलिफेंट, तो आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो कि आप इसको एलिफेंट क्यों कह रहे हो, ये जो आप दिखा रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये तो एलिफेंट नहीं है। तो जब भी किसी चीज को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसके लिए या उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो फंडामेंटल हुआ। लेकिन मेरे स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे तो एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले चार्ट में लिख लीजिए कि भैया जो भी नाउन है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी नाउन की हम बात कर रहे हैं वो बोलने वाले के नियर है या फार है, उससे पास है या दूर है। अगर पास में है और सिंगुलर है तो मैं कहूंगा दिस, ठीक है। दूर है और सिंगुलर है तो मैं कह दूंगा दैट। उसी जगह पास में है और प्लूरल है तो मैं कह दूंगा दीज, और दूर है और प्लूरल है तो मैं कह दूंगा दोज। बस ये मेन मुद्दा है इसका। अगर सीधे कहते हैं ना देसी भाषा में समझना हो ना, कोई चीज मेरे नजदीक है, विद इन माई रीच है, मेरी पहुंच के अंतर्गत है, परंतु एक है, संख्या में कैसी है, एक है, सिंगुलर है, तो मैं कहूंगा दिस, ठीक है। उसी जगह अगर कोई चीज मेरे पास है लेकिन प्लूरल है, बहुत सारे हैं, बहुवचन है ना, मेरी जेब में कुछ है तो सही, बहुवचन निकालना बहुत अजीब हो जाएगा। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर एक बात की थी ना, रोड साइड स्टैंड में जंगली बेर तो वो पड़े हैं मेरी पॉकेट में। अब अगर उनको मैं निकालूं तो मेरे पास 4 है तो मैं क्या कहूंगा, दीज आर बेरीज, है ना। इस तरीके से मैं प्रयोग करूंगा। तो जब मेरे पास कोई चीज है और बहुवचन की है तो मैं दीज कहूंगा, जब मेरे पास कोई चीज है और एक वचन है तो मैं दिस कहूंगा। उसी जगह अगर मेरे से दूर कोई चीज है जो विद इन माई रीच नहीं है, मेरी पहुंच में नहीं है, मुझसे दूर है, जैसे वहां एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं कहूंगा दैट। और मान लीजिए कि सामने बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं लेकिन मेरे से दूर पड़ी है, तो मैं कहूंगा दोस। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई चीज पास है, बहुवचन है तो दीज, कोई चीज दूर है, बहुवचन है तो दोस, कोई चीज पास है, एक वचन है तो दिस, कोई चीज दूर है, बहुवचन है तो दैट। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर ये मैन आया, ये एक वचन का है, ये हॉर्स आया, ये एक वचन का है, मैंगोज आया, ये बहुवचन का है, और गर्ल्स आया, ये बहुवचन का है। तो देखो एक वचन के साथ इसने क्या लगाया, दिस लगा लिया, और बहुवचन के साथ इसने क्या लगा लिया, दोज लगा लिया। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको 4 वर्ड्स और देता हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए उनके साथ आप दिस दैट लगाएंगे या दीज दोज लगाएंगे। तो यहां पर नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि मैन के साथ आप क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन के साथ आप क्या लगाएंगे, पुलिस के साथ आप क्या लगाएंगे, और लास्ट ले लेते हैं पीपल के साथ आप क्या लगाएंगे। थोड़ा सा फंसाता हूं, जूरी के साथ आप क्या लगाएंगे, ठीक है। 5 दे दिए मैंने, तो थोड़ा सा फंसा के चलता हूं आपको ताकि मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, कम से कम कुछ तो ढूंढ के आओगे मुझे भी मजा आएगा। तो इसलिए इन 5 का आप मुझे बताएंगे कि इनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, दिस दैट का या दीज दोस का, ठीक है। मैं आपको इतनी छूट देता हूं कि आप बस केवल सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर इसका चयन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। दिस एंड दीज पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट विच आर नियर, अभी बात कर चुके हैं। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर व्हाइल दीज आर यूज्ड फॉर प्लूरल, ये बात भी हम कर चुके हैं। दैट और दोज जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर जो वस्तुएं पड़ी है, व्यक्ति है, उसके बारे में बात करेगा। सेम अगर आप उस चार्ट को देखेंगे तो ये यहाँ इंग्लिश में जो बात कही गई है वही बात मैंने उस चार्ट में बना दी है। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर बात आती है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड वंस। अब बेसिकली समस्या क्या आती है, कंफ्यूजन कहां होता है बता देता हूं। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। स्टूडेंट कहेंगे सर ये सारे प्रोनाउन है, लेकिन ये किस तरह के प्रोनाउन है, तो इन्हें प्रोनाउन में हम कहते हैं कि साहब ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि सर ये एडजेक्टिव है। तो ये कैसे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में इनकी कैटेगरी हो जाती है पॉजेसिव एडजेक्टिव की, कि यही के यही पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और यही सारे
प्रोनाउन भी है, इनमें से वन को छोड़ दो, वन और वंस जो है वो किस में आ जाता है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन में आ जाता है ना, किसी का। वन मतलब कोई व्यक्ति, वंस मतलब किसी का। तो ये सारे के सारे संबंधवाचक हैं। क्या है? सारे के सारे संबंधवाचक है, जो किसी का किसी से संबंध बताते हैं। जैसे कि ये घड़ी है, दुनिया में बहुत सारी घड़ियां हैं, इस घड़ी में अलग क्या है, दिस इज माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। तो अब दुनिया की जितनी घड़ियां हैं उन सबसे ये अलग हो गई, यही इसकी विशेषता है कि ये मेरी है और कोई विशेषता नहीं है। ये जैकेट है, दुनिया में सैकड़ों करोड़ों जैकेट्स होंगी, लेकिन इस जैकेट की विशेषता क्या है, इस जैकेट का संबंध किससे है, मुझसे है, तो मैं कह दूंगा माई जैकेट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि माय का मतलब मेरा, आर का मतलब हमारा, योर का मतलब आपका या तुम्हारा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसका, इट्स का मतलब उसका, देयर का मतलब उनका, वंस का मतलब किसी का। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अब यहां पे मैंने 3 जगह उनका उनका लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये मेल के लिए आएगा, ये फीमेल के लिए आएगा, और ये आ जाएगा या तो नीचर जेंडर के लिए, सामान्यतः नीचर जेंडर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हम कहते हैं नपुंसकलिंग की जो भी चीजें हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट्स का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के किसी भाग की आप बात कर रहे हो तो इट्स पार्ट्स होगा। ठीक है, इट्स पार्ट, ना कि हिज पार्ट या हर पार्ट, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ना तो मस्कुलाइन जेंडर का है ना ही फेमिनाइन जेंडर का है, ना तो पुल्लिंग का है ना ही स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो वो नीचर जेंडर का हो जाएगा नपुंसकलिंग में। दीज आर पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म्स है। दे कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस नाउन की ये विशेषता बता रहे हैं वह सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए सामान्यतः इस पे प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होगा, जहां रूल्स होंगे वहां क्वेश्चन बनेगा, जहां कंफ्यूजन नहीं होता है, जहां ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, वहां सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, माय फादर वॉज अ फेमस फिजिशियन, तो अब माय का संबंध है फादर से कि मेरे पिता, तो अब ये जो नाउन है इस नाउन का संबंध किससे है, माय से है। आर स्कूल, स्कूल का संबंध किससे है, आर से है। योर सिस्टर, सिस्टर का संबंध किससे है, योर से है। हिज क्लोथ्स, क्लोथ्स का संबंध किससे है, हिज से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं माय फादर वॉज अ फेमस फिजिशियन, मेरे पिता एक फेमस फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर थे। आर स्कूल प्रोड्यूसेस ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी ईयर, हमारा विद्यालय जो है वो प्रतिवर्ष शानदार या लाजवाब परिणाम निकालता है। योर सिस्टर इज एब्सेंट टुडे, तुम्हारी बहन आज अनुपस्थित है। हिज क्लोथ्स आर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हैं। तो यहां पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पर बस ये है कि संबंधवाचक है, आगे जो भी नाउन आएगा उसका संबंध बताने का काम करेगा कि मुझसे, आपसे, उससे, किससे है, उस संज्ञा का संबंध किससे है, उस नाउन का संबंध किससे है। अब आपके सामने यहां पर 4 एग्जाम्पल आ रहे हैं, फटाफट से मुझे बता दीजिएगा इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां पर आप रॉन्ग या राइट बताएंगे। इन 4 में आपको बताना है रॉन्ग या राइट, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। ठीक है गाइस, तो हर बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम, इट्स प्राइस इज 100 रुपीज, देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ट, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इन 4 में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगले रूल की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो एक तरह के एडजेक्टिव है। भैया मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की जेब में चॉकलेट्स है और उसने कहा कि 10 चॉकलेट्स, तो 10 उनकी संख्या बता रहा है, नाउन है चॉकलेट, नाउन की संख्या बता रहा है, तो संख्या से संख्यावाची विशेषण बना रहा है, यानी कि उसकी संख्या बताते हुए उसकी विशेषता बता रहा है कि संख्या में कितना है, तो उसको दर्शाने के लिए 1 2 3 इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ हम लोग देखते हैं कि 1 जो है वो हमेशा आएगा किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन 2 और उसके बाद जितने भी हैं उनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, वो नाउन सिंगुलर नहीं रहता है। जैसे 1 आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, 2 डॉटर्स, 2 बेटियां, 3 बॉयज, 3 लड़के,
तो यहां पर हमने क्या देखा कि वन जो है वो तो आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन टू और उसके आगे की कोई भी संख्या होगी तो वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो वापस वही बात आ गई कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है, वो देखना यहां पर आवश्यक है, वो देखना यहां पर जरूरी है। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि यहां पर मैं लिख रहा हूं इन तीनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सर इनमें से ये सही है और ये गलत है। मैंने 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, 1 वाटर, 7 वुड्स, 9 ऑयल। इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, जिन्होंने जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रामर के लेक्चर है उन सब में जो साथ में है वो लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ईच और एवरी, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों ही। ठीक है, इन दोनों में से एक महत्वपूर्ण है ऐसा भी नहीं है, दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इकाई के लिए किया जाता हो। अब जब आप उनके बारे में अलग अलग सोच रहे होते हैं, जबकि एवरी का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक के लिए बिना अलग अलग सोचे किया जाता है। अब भैया ईच और एवरी को समझने और समझाने का ये जो रूल बोर्ड पे है, इसका सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। और अगर समझ में आए ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जरूर बताना कि सर ईच और एवरी का फर्स्ट रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5, और उसी कक्षा में फिर ये 5 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5। अब ये 5 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, इसमें से एक विद्यार्थी का जन्मदिन था और वो चॉकलेट बांटने गया, तो उसने इसको एक चॉकलेट दी, इसको एक चॉकलेट दी, इसको एक चॉकलेट दी, इसको एक चॉकलेट दी और इसको एक चॉकलेट दी। इस एक छठे विद्यार्थी का बर्थडे था, तो इसने क्या किया, सबको आकर के चॉकलेट दी। तो एक विद्यार्थी ने एक एक विद्यार्थी को एक एक चॉकलेट दी। सेंस क्या बन रहा है यहां पर, एक विद्यार्थी ने एक एक व्यक्ति को एक एक चॉकलेट दी, तो यहां पर जो भाव बन रहा है वो भाव बन रहा है प्रत्येक का, सभी का भाव नहीं बन रहा है, यहां भाव बन रहा है प्रत्येक का। लेकिन एक टीचर आया, उस टीचर ने आके एक बार में सबको डांट लगा दी। एक टीचर आया और उसने आकर के सबको डांटा, जितने स्टूडेंट थे क्लास में सबको डांटा, किसी को नहीं छोड़ा। अब ऐसी कंडीशन में यहां प्रत्येक का भाव नहीं आ रहा, यहां समूह में सभी का भाव आ रहा है। बोलो हाँ कि ना। यहां पर जब चॉकलेट बांटने की बारी आई तो एक बच्चा आया, उसके हाथ में चॉकलेट्स है, उसने एक एक चॉकलेट एक एक को दी, ये लो भाई। तो यहां पर प्रत्येक का भाव बन गया। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के समूह में प्रत्येक इकाई के लिए किया जाता है, तो यहां प्रत्येक इकाई का भाव आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है सेंटेंस में तो मैं ईच का प्रयोग करूं। लेकिन टीचर आया, टीचर ने आके सभी को एक साथ डांट दिया कि तुम सब नालायक हो, निकम्मे हो, पढ़ाई नहीं करते और तुम सब फेल होगे देखना इस एग्जाम में। अब यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक एक को खड़ा किया और एक एक को डांटा। यहां पर उसने क्या किया, प्रत्येक को डांटा लेकिन समूह में डांटा, प्रत्येक वाले भाव में नहीं डांटा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर एवरी का प्रयोग करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मुझे लगता है इससे सरल तरीका नहीं हो सकता कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। जब कहीं बारात आती है और बारातियों का स्वागत होता है और माला पहनाई जाती है, तो मुझे बताओ एक माला लाकर सभी बारातियों को पहना देते हैं समूह में, या एक एक बाराती को एक एक माला पहनाते हैं, क्या करते हैं बताओ। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। हाँ, या आपके घर में अगर मान लीजिए गेस्ट आते हैं और गेस्ट के लिए आप समोसे लेकर के आए बाजार से, 10 गेस्ट आए हैं आपके घर में, तो एक एक समोसा एक एक गेस्ट को दोगे या सभी एक समोसा देके सभी गेस्ट को कहोगे सभी हाथ लगा लो इसके और इसमें से बांट चूट के खा लो? ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा ना।
तो जहां प्रत्येक का भाव लगेगा 1 to 1 का भाव बन रहा है, लेकिन जितने हैं सभी कवर हो रहे हैं उसमें, तो वहां ईच का प्रयोग करो, वहां ईच का प्रयोग करो। लेकिन जहां सभी का भाव बन रहा है समूह के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में नहीं, वहां पर एवरी का प्रयोग करो। नंबर 1, ये रूल सबसे फर्स्ट है। सेकंड रूल की मैं यहीं पर बात कर रहा हूं। सेकंड रूल में एक छोटी सी समस्या है कि जब हम बात करते हैं ईच की, तो ये कहता है 2 अथवा 2 से अधिक, लेकिन जब बात करते हैं एवरी की, तो ये कहता है हमेशा 2 से अधिक। तो अगर मान लीजिए कि कभी सेंटेंस ऐसा आ जाए कि जिसमें आपको 2 लोग दिखाई दे कि भाई मोहनलाल के 2 बेटे थे, मुकेश और राकेश। मोहनलाल के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, एक था मुकेश, एक था राकेश। और फिर कहता है कि मोहनलाल ने अपने सभी बेटों में अपनी संपत्ति बांट दी। तो बेटे कितने थे? 2। पहले वाक्य से पता चल गया कि 2 ही थे भैया, 2 से ज्यादा तो थे नहीं। अब सभी में बांटी तो कितनों में बांटी होगी? उन दोनों में बांटी होगी। और जब दोनों में बांटी होगी तो 2 के लिए हम हमेशा ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब संख्या नहीं दी गई हो तब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, जब संख्या दी गई हो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। बोलो हाँ कि ना? अरे क्लियर है क्या? फटाफट से एक काम करो, इन चारों चीजों का एक एक एग्जांपल दे दो मुझे कि कौन से ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें प्रत्येक का भाव आएगा, कौन से ऐसे वाक्य हो सकते हैं इसमें एवरी का भाव आएगा, कौन से ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें 2 का भाव आएगा, और क्या कौन से ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें 2 से अधिक का भाव आएगा। जिसे इतना समझ में आ गया वो 12th क्लास तो छोड़ो, वो एसएससी तक भी इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां तक भी आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। आपके सामने 5 एग्जांपल है, फटाफट से मुझे राइट रॉन्ग बताइए। कौन सा रॉन्ग कौन सा राइट? ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक। तो कक्षा में मान लो 30 विद्यार्थी हैं और टीचर ने कहा कि सबके पास अपनी अपनी किताब होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये एक विद्यार्थी के पास एक किताब होनी चाहिए। तो यहां तो प्रत्येक वाला भाव बन गया, यहां पर क्या बन गया? प्रत्येक वाला भाव बन गया कि भाई अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के पास एक किताब होनी चाहिए। तो एक किताब एक बच्चा, एक किताब एक बच्चा, एक किताब एक बच्चा, प्रत्येक वाला भाव बन रहा है। तो ईच सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता, आप देखो। ईच मेंबर ऑफ द पार्टी वॉज गार्लैंडेड। गार्लैंडेड का मतलब होता है माला पहनाना। अभी अभी बताया, बराती आए सभी को, बोले थोड़ा पास में आओ। बोले क्या हुआ? बोले आपके स्वागत के लिए माला पहनानी है। बोले अच्छा अच्छा, थोड़े और पास में आओ। बोले क्यों? बोले माला थोड़ी छोटी बनी है। बोले उधर से बोला 2 लड़कों पकड़ रहे, उठा माला, एक ही माला उठा, इन सबको एक साथ पहना दे। ऐसा होगा क्या? ऐसे माला पहनाओगे क्या? गार्लैंड ऐसे करोगे क्या? ऐसे तो नहीं होगा। तो हर मेंबर को गार्लैंड करना है तो एक एक माला एक एक व्यक्ति को पहनानी होगी। देयर वर ओनली 2 पोएट्स। तो भैया संख्या मिल गई हमें, 2 कवि थे। ईच पोएट रिसाइटेड हिज पोएम। प्रत्येक कवि ने अपनी कविता का उच्चारण किया, उसे कविता को सुनाया। शी कम्स टू मीट मी एवरी डे। ईच डे तो वैसे भी नहीं होता। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज बेस्ट, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना सबसे बेस्ट करे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गाइज यहां पर ओल्डर और एल्डर के बारे में। अब गाइज ओल्डर और एल्डर में थोड़ा सा कुछ छुपा हुआ हिडन मैटर है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, रूल को बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात कि ये बना है ओल्ड से, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। ऐसे ही एल्डर में कुछ नहीं होता, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्डर और एल्डेस्ट हो जाता है। लेकिन जो हम ओल्डर और एल्डर का रूल पढ़ेंगे वही इन 5 पर अप्लाई होगा। किस पर अप्लाई होगा? वो इन 5 पर अप्लाई होगा। तो ओल्डर या ओल्डेस्ट के साथ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स का प्रयोग किया जाता है। तो पर्सन्स का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। लेकिन एनिमल होगा तो ओल्डर ही लगेगा, थिंग्स होगा तो ओल्डर ही लगेगा। यू आर ओल्डर देन मी, आप मुझसे बड़े हैं। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, यह जो बिल्डिंग है ये उस बिल्डिंग से ज्यादा पुरानी है।
माई फादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, इस क्लब के सबसे पुराने व्यक्ति हैं मेरे पिता। आई हैव सीन द ओल्डेस्ट प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, तो मैंने एशिया का सबसे पुराना जो प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, वो देखा है। अब बात को समझते हैं, यहां मुद्दा क्या है। यहां मुद्दा ये है गाइस कि एल्डर की अगर आप बात करोगे या एल्डेस्ट की बात करोगे, तो जहां आपका रक्त संबंध होगा किसी व्यक्ति से, क्या होगा, किसी व्यक्ति से आपका रक्त संबंध होगा, तो वहां पर तो आप एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से आपका रक्त संबंध नहीं है, जैसे आप और मैं, तो मैं एक तरह से बड़ा भाई हूं और आप सब मेरे छोटे भाई बहन, ऐसी कंडीशन में आप मेरे लिए ओल्डर कहोगे कि एल्डर कहोगे? हमारा प्रेम का संबंध है, हमारा भाई बहन का संबंध है, हमारा एक सामाजिक संबंध है, हमारा एक शिक्षक और विद्यार्थी के नाते बड़े और छोटे भाई बहन होने का संबंध है। तो मैं आपके लिए ओल्डर हूं या एल्डर हूं? तो मैं आपके लिए कितना भी, आप एक कहते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अपने को नियम समझना है यहाँ पे, है ना। अपना रक्त संबंध नहीं है, इस वजह से आप मेरे लिए कभी भी, कितना भी आपका मेरे प्रति प्रेम हो, सौहार्द का भाव हो, लेकिन आप एल्डर का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम यही कहता है कि रक्त संबंध होने पर ही आप एल्डर का यूज करेंगे। लेकिन आपका सगा बड़ा भाई होगा तो उसके लिए आप कह देंगे एल्डर। सगा बड़ा भाई होने पर आप किसका प्रयोग कर लेंगे? वहां एल्डर का प्रयोग वहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पशु की बात की जाए, वस्तुओं की बात की जाए, तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो पर्सन का मतलब क्या है? कोई समाज का व्यक्ति है जो हमसे बड़ा है, कोई हमारी जाति का व्यक्ति है जो हमसे बड़ा है, कोई हमारा पड़ोस का व्यक्ति है जो हमसे बड़ा है, कोई हमारा मित्र इत्यादि है जो हमसे बड़ा है। तो इन सब के लिए, है ना, कोई हमारे गांव का है, कोई हमारे शहर का है, कोई हमारे राज्य का है, कोई हमारे देश का है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उम्र में हमसे बड़ा है, उसके लिए हम ओल्डर ही इस्तेमाल करेंगे। एल्डर का इस्तेमाल केवल और केवल जहां आपके ब्लड रिलेशन होंगे वहां इस्तेमाल करना चाहिए, ये सीधा सा नियम है। ओल्डर और ओल्डर्स जो है वो रेफर करता है पर्सन को जो कि सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, रेफर्स टू द पर्सन्स हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। वापस वही बात आ गई, सेम फैमिली का मतलब रक्त संबंध होना। एल्डर या एल्डर्स का प्रयोग एक ही फैमिली के मेंबर्स के साथ किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं किया जा सकता। तो मैंने बता दिया अभी, एल्डर और एल्डर्स का प्रयोग कहां करना है? जहां आपका रक्त संबंध हो, एक ही परिवार के व्यक्ति हो, वहां आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा एल्डर और एल्डर्स को छोड़ दीजिए, बाकी ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट में चले जाइए। अगर आप वस्तु की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी स्थान की बात कर रहे हैं, आप किसी समाज या अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, इसका मतलब सुनने वाला समझ जाएगा आपका सगा बड़ा भाई जो है वो एक डॉक्टर है। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ ऑल माई ब्रदर्स, मेरे जितने भी भाई हैं उनमें मैं सबसे बड़ा हूं। एल्डर तथा ओल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन, बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गाइस। यहां समस्या क्या आती है कि जब हम एल्डर या ओल्डर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भैया ये तो आ गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? ईआर का प्रयोग कर लिया, ईआर के बाद में फिर हम देन का प्रयोग करते हैं और फिर तुलना करते हैं कि किससे बड़ा है। ये सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री का नियम है, लेकिन यहां पे इस नियम को फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से ज्यादा लंबा हूं, तो मैंने यहां पर टॉलर लगाया, यानी ईआर से मैंने कंपैरेटिव डिग्री बनाया, फिर मैंने देन लगाया, टॉलर देन, फिर किससे लंबा हूं? मेरे भाई से लंबा हूं, तो आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। यहां पर मैंने ये सेंटेंस बनाया, ये सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम एल्डर देन माई ब्रदर, तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इसके साथ क्या कह रहा है? देन का प्रयोग नहीं करना है। इन सम केसेस इट मे बी फॉलोड बाय टू, कुछ केसेस में इसमें टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई एम एल्डर टू माई ब्रदर, यानी मैं अपने भाई से बड़ा हूं, ठीक है, तो ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। शी इज ओल्डर या एल्डर टू मी, यानी कि वह व्यक्ति ओल्ड, वह महिला जो है, लड़की जो है मुझसे बड़ी है, परिवार की है तो एल्डर टू मी, और परिवार की नहीं है तो ओल्डर टू मी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां पे गाइस एक ही हमारा टॉपिक आ रहा है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक टॉपिक और यही बता रहा हूं क्योंकि उसकी बाद में भी बात होगी, लेकिन बहुत शॉर्ट में बात होगी,
है ना। इसलिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसकी हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए प्लीज मेरे साथ यहां इसकी बात कर लो। रीजन के क्वेश्चन जहां बनेगा ना, मैं बस उस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेन जो जीस्ट है ना इस पूरे टॉपिक की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की, बस वो जीस्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद में तो फिर आप खुले घोड़े हो, फिर तो मैदान देखना और दौड़ना शुरू करना। डिटर्मिनर की वर्कशीट उठाई, दमा दम काम शुरू, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, राइट। अब देखिए, अब जब मैं यहां बात करता हूं कि अगर मेरा नाउन जो है वो अगर मेरा काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल है, और एक तरफ आता है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमेशा सिंगुलर में रहता है, जिसे गिना नहीं जा सकता, अगर ऐसी संज्ञा है तो सिंगुलर में रहेगी। काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल में रहेगा, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा किसका, फ्यू का, अ फ्यू का और द फ्यू का। और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मैं यूज करूंगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, ठीक है। बस यही क्वेश्चन बनता है, मेजरली आपका जो क्वेश्चन बनता है ना वो बस यही बनता है कि आप नाउन पहचान रहे हो या नहीं पहचान रहे, और सही नाउन के साथ आप सही ग्रुप का चयन कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन आप देखोगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के डिफरेंस में नहीं बनेगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के डिफरेंस में नहीं बनेगा, ये डिफरेंस में बनेगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। यानी ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, और ये डिफरेंस मात्र इतना है, काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल हुई तो फ्यू लगाओ, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए लिटिल लगाओ। तो ऐसी कोई भी संज्ञा, हिंदी में बोल रहा हूं, जो संख्यात्मक हो उसके लिए आप इसका प्रयोग करो। ऐसी कोई भी संज्ञा जो मात्रात्मक हो तो आप इसका प्रयोग करो। बस इतनी सी बात है यहां पे, इसके अलावा बाकी सब एडिशनल नॉलेज। मेन बात, मुद्दे की बात, जिस पर क्वेश्चन बनेगा वो बात ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यू कुछ की नेगेटिव है और मैनी का विपरीत है, अर्थात इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, बता दिया। वी गेट फ्यू हॉलीडेज इन विंटर, हमें कुछ दिनों की छुट्टियां मिलती है हॉलीडेज के अंदर। तो जहां पर मैनी कई को बताता है, बहुत सारे को बताता है, अनेकों को बताता है, वहां पर फ्यू जो है वो उसके नेगेटिव की तरह काम करता है कि भाई मैनी बहुत सारी छुट्टियां नहीं मिलती है, कम छुट्टियां मिलती है, तो फ्यू को बता रहा है, तो मैनी के नेगेटिव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अ फ्यू कुछ अ फ्यू क्रम में पॉजिटिव है, इसका अर्थात है कि थोड़ी सी या थोड़ा है ना। तो अगर इसको देखोगे ना तो इसका सेंस कुछ यहां पर ऐसा निकलेगा कि ये पहला वाला लिटिल जो है ये चलता है ना के बराबर, यहां पर ये चलेगा थोड़ा, और यहां पर ये चलेगा थोड़ा प्लस पूरा, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो कोई चीज अगर ना के बराबर है तो हम कह देंगे लिटिल, थोड़ी है तो हम कह देंगे अ लिटिल, और जितना है उसके पूरे की अगर संपूर्णता में अगर उसकी बात करेंगे तो द लिटिल या द फ्यू की हम लोग बात कर सकते हैं। दोनों तरफ सेंस जो है वो एक जैसा ही चलेगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, केवल कुछ थोड़े से जो विद्यार्थी थे उन्होंने ही टेस्ट को पास किया। ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों बाद अमेरिका से लौट आया। द फ्यू जो कुछ बचा है, सब कुछ पर्याप्त, मतलब जितना भी है। द फ्यू दो स्टेटमेंट में प्रदर्शित करता है, सकारात्मक, नकारात्मक। इसका अर्थ है अधिक परंतु जितने भी हैं, यानी कि जितना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतने की बात हो रही है। आपने मुझे कहा कि सर मेरा बर्थडे है, मुझे स्कूल के अंदर 60 चॉकलेट्स बांटनी है। मैंने कहा यार मेरे पास तो 3 चॉकलेट्स हैं, तो ये हो गया ना के बराबर। मैं कहूँगा मेरे पास 15 चॉकलेट्स हैं, तो ये हो गया थोड़ी तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई एक काम कर, 3 है तो 3 की 3 ले जा, 15 है तो 15 की 15 ले जा भाई, तो मेरे पास कितनी थी, तो मेरे पास या तो थोड़ी थी या ना के बराबर थी।
मैंने क्या कहा, थोड़ी है तो भी पूरी ले जा, तो थोड़ा प्लस पूरा बन गया। ना के बराबर है तो भी पूरा ले जा, तो ना के बराबर प्लस पूरा बन गया। तो दोनों ही कंडीशन में मैं किसका इस्तेमाल कर लूंगा, द फ्यू का इस्तेमाल कर लूंगा। और अगर ऐसे ही कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसके लिए द लिटिल का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है मेरी बात। He lost the few books that he borrowed from me. उसने वो कुछ किताबें जो मुझसे उधार ली थी वो खो दी। The few poems that he wrote are very popular. उसने बहुत कम कविताएं लिखी है, लेकिन जितनी भी लिखी, the few, यानी कि उसने मेरे से थोड़ी सी किताबें ली थी और जितनी किताबें ली थी सारी की सारी खो दी। तो थोड़ा प्लस पूरा बन गया सेंस। द फ्यू पोएम्स यानी कि उसने बहुत कम कविताएं लिखी है, लेकिन जितनी भी लिखी, द फ्यू मतलब जितनी भी लिखी। अब यहां पर थोड़ी लिखी लेकिन थोड़े में पूरे का सेंस आ गया। तो द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। उसने जो कम किताबें भी लिखी है, जो कम पोइट्रीज भी लिखी है, वो सारी ही प्रसिद्ध है। फर्दर या फार्दर का मतलब क्या होता है? देखो, फर्दर का मतलब आप कह सकते हो अतिरिक्त के अर्थ में आता है, ठीक है, एडिशनल के अर्थ में आता है। और फार्दर जो है वो तो बना ही फार से है। फार का मतलब तो दूर होता है, तो ये तो दूरी के अर्थ को दर्शाएगा। फर्दर का मतलब आगे और कुछ आने वाला है जो अतिरिक्त है। जितनी आपसे बात हो चुकी उतनी बात हो चुकी, अब इससे अतिरिक्त चर्चा जो है वो अपन बाद में करेंगे। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्दर करेंगे, फर्दर विल डिस्कस इट। तो फर्दर मतलब और जो कुछ एडिशनल है, अतिरिक्त है, उसके बारे में और हम बात करेंगे। लेकिन जब फार्दर की बात आती है तो फार्दर जो है वो दूरी को दर्शाता है, जबकि फर्दर जो है वो अतिरिक्त या अन्य को दर्शाता है। फर्दर मींस आगे कुछ और भी अतिरिक्त के अर्थ में। फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस, आगे का अतिरिक्त जो भी डिस्कशन है वो हम ऑफिस में करेंगे। फर्दर आईड लाइक टू ऐड समथिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन, आगे भी अतिरिक्त में कुछ और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका उसके अतिरिक्त भी मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। तो जो कुछ मैं बताना था वो तो बता ही दिया, लेकिन एडिशनल और बता रहा हूं। तो फर्दर जो है उसका जो सेंस बनता है वो इन एडिशन टू के अर्थ में बनता है या एडिशनल के अर्थ में बनता है। लेकिन फार्दर का मतलब होता है दूर से भी ज्यादा दूर। भाई मेरा घर यहां से दूर है, एक स्टूडेंट ने कहा सर आपका घर जितना दूर है उससे ज्यादा मेरा दूर है। तो दूर और तुलनात्मक रूप से अधिक दूर में हम फार्दर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं जैसे अजमेर रहता हूं तो मैंने कहा कि भाई मेरा घर यहां से दूर है, या मैं कहता हूं कि भाई जयपुर जो है यहां से दूर है लेकिन इलाहाबाद जो है वो यहां से और भी दूर है। तो दोनों दूरी में तुलना हो गई कि भाई जयपुर कितना है तो 135। अगर उस कंडीशन में मैं इलाहाबाद देखूंगा तो मेरे हिसाब से शायद 400 तो क्रॉस कर ही जाएगा, 400 450 किलोमीटर तो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज फार तो है लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर अधिक दूर है तो उसके लिए मैं फार्दर का इस्तेमाल कर लूंगा। जैसे कि चंडीगढ़ इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन दिल्ली। तो चंडीगढ़ की अगर बात करूं तो वो आगरा की तुलना में दिल्ली से ज्यादा दूर है। प्लीज कम टू माई हाउस फर्स्ट, पहले प्लीज मेरे घर चलो या पहले प्लीज मेरे घर आना। योर हाउस इज फार्दर देन दैट ऑफ माइन, तुम्हारा घर जो है वो मेरे घर की तुलना में अधिक दूरी पर है या अधिक डिस्टेंस पे है। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल एंड होल के बारे में। जैसा कि मैंने लिटिल के बारे में कहा था, लिटिल के बारे में और फ्यू के बारे में एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, एक बार और बात होगी उस पर, क्योंकि एक ग्रुप और बनेगा जिस ग्रुप में कंफ्यूजन रहता है ना। तो कोई भी अगर डिटर्मिनर दोबारा आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले वाला रूल जो हमने पढ़ा है वो एज इट इज काम करेगा। हो सकता है उसमें एक आध रूल एडिशनल हो जाए, एक आध रूल और जुड़ जाए, कम नहीं होगा, जुड़ जाएगा। या फिर जिस ग्रुप में उसकी तुलना की जा रही है, जिस ग्रुप में उसका डिस्कशन होगा, उस ग्रुप में वह शब्द दूसरे शब्दों से कैसे भिन्न है इसके बारे में वहां चर्चा होगी। तो घबराने की बात नहीं है। ऑल और होल अभी आया है, एक बार फिर से आएगा क्योंकि मुझे पता है आएगा, आना चाहिए, क्योंकि पहले एक बार बेस क्लियर हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा एडवांस कंपैरिजन में जाऊंगा। ठीक है, ऑल और होल। अब देखो इसको भी अलग से समझा देता हूं नियम पढ़ने से पहले। नियम तो हम पढ़ेंगे, नियम से तो बात होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो बात समझ में आ गई उसका तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो ऑल और होल की अगर हम बात करें तो एक कक्षा के अंदर अगर मान लीजिए 30 विद्यार्थी, ठीक है, एक कक्षा के अंदर
30 विद्यार्थी हैं तो मैं उसके लिए प्रयोग कर लूंगा ऑल स्टूडेंट्स का, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे। अब इस 30 में 35 भी हो सकता है, 28 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, मैंने तो ऑल की बात कर ली। ठीक है, तो ये कितने हो सकते हैं, ये अगर आज 28 अगर प्रेजेंट है तो मैं 28 की बात करूंगा, आज अगर 26 प्रेजेंट है तो 26 की बात करूंगा, आज अगर 22 प्रेजेंट है तो 22 की बात करूंगा। जितने उपस्थित है उतने सभी, जितने उपस्थित हैं उतने सभी, जितने हैं उतने। लेकिन कोई एक चीज है, उस एक चीज में यहां पर तो मैं समूह बना रहा हूं जितने हैं उतने का, लेकिन यहां पर एक ही है और उस एक में अगर मैं संपूर्णता की बात करूं, जैसे कि आज मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, पूरा शरीर, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरा शरीर कितना है, एक है कि एक से अधिक है? तो मेरा शरीर एक ही है और उस एक शरीर में क्या दुख रहा है, तो पूरा शरीर ही दुख रहा है भाई, संपूर्ण शरीर दुख रहा है। तो यहां जहां संपूर्णता का भाव आता है वहां पर हम लगाते हैं होल। लेकिन आप जितने स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन बैठे हैं, जब मैं उनकी बात करूंगा तो मैं कहूंगा ऑल द स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? जब अलग अलग लोग हैं, उन सबको एक समूह बना करके सभी की बात करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा ऑल। लेकिन कोई एक चीज है, उस एक चीज में अगर मैं संपूर्णता की बात करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा होल। ऑल सिलेबस नहीं होता, क्योंकि सिलेबस एक ही है, और सिलेबस की संपूर्णता का मतलब क्या है, द होल सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसलिए उसके लिए कभी भी ये नहीं कहा जाता पूरा या सभी पाठ्यक्रम, ऑल का मतलब तो सभी हो जाता है, तो सभी पाठ्यक्रम नहीं कहा जाता, संपूर्ण पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जब एक चीज में संपूर्णता की बात हो तो होल, अलग अलग लोग हैं उनको मिला करके एक समूह बनाने की बात की जा रही है तो ऑल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है दोनों के अंदर। ऑल का प्रयोग सबके अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, ऑल की बात कर रहा हूं, तो अगर देखो काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होना चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन है तो रहेगा भी सिंगुलर, होना भी सिंगुलर चाहिए। लेकिन दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहां पर ऑल के प्रयोग में काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होने में कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई परेशानी नहीं है, उनमें कोई समस्या नहीं है, इनका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जबकि होल का प्रयोग, अब देखो ऑल द बुक्स वर ओल्ड, सारी किताबें पुरानी है, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, पूरा पैसा खर्च हो गया। अब बुक्स यहां पर क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोनों का प्रयोग यहां पे करके बता दिया कि भैया काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। जबकि होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। यानी कि अगर होल की बात करूंगा तो होल जो है वो किसके साथ आएगा, काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक चीज है, उस एक में संपूर्णता की बात कर रहा हूं। जैसे नेशन, ऑल नेशन नहीं, राष्ट्र हमारा एक है, एक राष्ट्र के अंदर हम कहेंगे होल नेशन, पूरा का पूरा संपूर्ण राष्ट्र एक साथ खड़ा है, उस तरीके से बात होती। ठीक है, ऑल का प्रयोग जो है व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए किया जाता है। यही ऑल और होल में प्रयोग में अंतर है, बात कर चुके। होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है तथा होल ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को एक बार फटाफट से स्वयं से पढ़ो, खुद से पढ़ो, फिर मैं इसके पे बात करूंगा। बहुत शानदार रूल है, बहुत डेप्थ में है, एक्सेप्शन केस की तरह काम करता है, लेकिन एग्जाम में दिमाग घुमा के रख देता है। फटाफट से हिंदी में लिखा हुआ है, खुद से पढ़ो। तो मेरे सामने एक नाउन आई, अब ये नाउन में मुझे देखना है कि ये नाउन कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जातिवाचक संज्ञा है, अगर जातिवाचक संज्ञा है और वो भी सिंगुलर की है, तो मैं इससे पहले होल लगा करके फ्री हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल है, कॉमन नाउन है, और कॉमन में भी सिंगुलर नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहीं पर ये नाउन अगर प्रॉपर नाउन है तो मुझे होल तो लगाना ही है,
लेकिन इसके बाद ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि प्रॉपर नाउन आने पर होल और प्रॉपर नाउन के बीच में ऑफ का प्रयोग होता है, कॉमन नाउन आने पर ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। वापस से पढ़ लो भैया, यही बात यहां पे लिखी है, यही बात मैंने यहां पर डिजाइन की है और यही बात हम कर रहे हैं। कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, कोई दिक्कत नहीं, एक वचन की है, कोई दिक्कत नहीं, होल लगाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है। नाउन है, ठीक है, कौन सा नाउन है भैया? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे है सर? किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है। अच्छा, स्थान या व्यक्ति का नाम दे रखा है क्या? ठीक है, फिर तो प्रॉपर नाउन है। अब क्या करूं? होल तो लगाना ही है मुझे, लगा ले बेटा होल। अब क्या करना है? एक ऑफ और लगा ले साथ में, इतनी सी बात है। होल लगा लिया, एक ऑफ और लगाना है। फटाफट से इसके 4 एग्जाम्पल देने हैं मुझे आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके कितने एग्जाम्पल दोगे? 4 एग्जाम्पल चाहिए मुझे, दोनों के 2 कॉमन नाउन के चाहिए, 2 प्रॉपर नाउन के चाहिए। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर 4 एग्जाम्पल्स इसके दे दीजिए। चलिए, उसके बाद में राइट और रॉन्ग तो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये तो आप मुझे लगता है बहुत आसानी से बता पाएंगे। इसमें फिर कोई ज्यादा समस्या होने वाली बात लग नहीं रही मुझे कि भाई ज्यादा कोई इसमें दिक्कत आएगी या समस्या होगी। चलिए, द होल टाउन, द होल ऑफ पटना, द होल कंट्री, द होल ऑफ इंडिया, कौन सा सही कौन सा गलत? लेट्स मूव फर्दर। ओरल और वर्बल। अब देखो समस्या क्या है। समस्या यह है कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन मतलब वैसे नहीं, स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। द फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि संप्रेषण या संभाषण के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनकी बात हम कर सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले मुझसे बहुत अच्छे से ये बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनकी एक बुक भी चलती है अलग से, जिसमें सारी की सारी वो कम्युनिकेशन वाली बातें होती है। शानदार बुक, शानदार है बहुत। मुझे आप लोगों की वो किताब बहुत अच्छी लगती है ना, मैं 1-2 बार पढ़ा हूं उसे, और सच में मतलब किसी इंसान को अगर लैंग्वेज की फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, वो वाली जो रेड कलर की एक बुक है, मैं नाम तो नहीं जानता उसका, रेडिश सी कलर है, वो किताब बहुत अच्छी लगी मुझे, है ना, अच्छी किताब है। अब देखो एक छोटी सी बात समझो कि अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करते हैं बातचीत की, तो कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, वैसे तो 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर इसको समझने के लिए 2 तरीके से कर रहे हैं। या तो होगा वर्बल या होगा नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है या तो होगा शाब्दिक, या तो शब्दों का प्रयोग होगा, और या होगा अशाब्दिक, शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। शाब्दिक होगा तो 2 तरीके से होगा, या तो होगा ओरल या होगा रिटन। या तो शब्द हम बोल करके एक दूसरे से बात करेंगे या लिख करके एक दूसरे से बात करेंगे। तो देखो ये है ओरल, तो कोई भी चीज अगर ओरल होगी तो वो वर्बल होगी ही होगी, लेकिन कोई चीज वर्बल है तो जरूरी नहीं है कि वो ओरल हो, क्योंकि वो रिटन भी हो सकती है, इतनी सी बात है। तो ओरल का मतलब है मुंह से कहे गए शब्द, यानी कि शब्दों का प्रयोग किया गया मौखिक तौर पे। यह वर्बल का विपरीत है। ही सेंट मी एन ओरल मैसेज, उसने मुझे एक मौखिक संदेश भेजा। वर्बल का मतलब है शब्दों से संबंधित। अब ये शब्दों से संबंधित वाली बात क्या है कि भाई शब्दों से संबंधित चीज जो है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड वर्बल, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग यहां बात कर रहे हैं आइदर और नाइदर के बारे में। ठीक है, आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग पढ़ते के साथ ही दिमाग में सबसे पहली बात आती है 2 में से एक और 2 में से कोई नहीं, यही आता है सबसे पहले दिमाग में। आइदर का मतलब 2 में से एक, और नाइदर का मतलब 2 में से एक भी नहीं या 2 में से कोई नहीं, यही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे इसे कि भैया आइदर और नाइदर और नॉर अलग व्यवस्था है, वो है कंजक्शन। आइदर और नाइदर नॉर क्या है? कंजक्शन है। आइदर और नाइदर क्या है? एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन थोड़ा कम हो रहा हो तो हम बैठे हैं ना, घबराने की क्या बात है, हम बढ़ा देंगे कंफ्यूजन को, उसमें क्या दिक्कत है। ये प्रोनाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, और इनके साथ और या नॉर जोड़ दो तो ये कंजक्शन की तरह भी काम करते हैं। अब बात यह है कि हमें इन्हें एडजेक्टिव की तरह पढ़ना है,
हमें इन्हें विशेषण की तरह पढ़ना है। अब हम अगर विशेषण की तरह पढ़ेंगे तब तो हम डिटर्मिनर में चल रहे हैं, और जैसे ही आप गए कंजक्शन की साइड तो फिर हो गया सत्यानाश मटिया मेल। तो हमें ना सत्यानाश करना है ना मटिया मेल करना है, जहां पर जितनी बात होगी उतनी बात को वहां वैसे समझना है। चलिए शुरू करते हैं। आइदर या नाइदर, आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ। तो यहां पर कई बार दो में से एक का अर्थ भी निकलता है, तो कई बार दो में से दोनों का अर्थ भी निकल जाता है। कई बार दो से एक का अर्थ भी निकलेगा और कई बार दो में से दोनों का अर्थ भी निकल जाएगा। जैसे सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे थे, तो देयर वर ट्रीज आइदर साइड्स ऑफ द रोड। तो रोड है, रोड के दोनों तरफ पेड़ है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, आइदर साइड्स ऑफ द रोड, कि भाई दोनों ही तरफ लगे हुए थे। तो मतलब इधर से देखोगे तो उधर दिखेंगे, उधर से देखोगे तो इधर दिखेंगे, दोनों तरफ आपको पेड़ दिखाई देंगे। देयर आर शेडी ट्रीज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड, छायादार वृक्ष थे दोनों ही तरफ रोड के। यू हैव टू चूज, अब देखो यहां पर चूज करने के लिए बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये वाला सेंस देगा। यू हैव टू चूज वन बुक, तुम्हें एक किताब चुननी होगी, आइदर दिस वन और दैट वन, या तो ये किताब ले लो या वो किताब ले लो। अब क्योंकि यहां पर हमें पहले ही मिल गया चूज वन बुक, तो हमें पता चल गया भैया दो में से एक ही किताब देगा, दोनों किताब नहीं देगा। लेकिन जब यहां पर कहा आइदर साइड्स, अच्छा एक सड़क के दो किनारे, दोनों किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं, तो ये डिफरेंस रहता है आइदर में, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम में। ही कैन राइट विथ आइदर हैंड्स, वह दोनों हाथों से लिख सकता है। अब आइदर हैंड्स का मतलब दोनों में से किसी भी हाथ से लिख सकता है, तो इसका मतलब दोनों हाथों से लिख सकता है ना। अरे भाई एक आदमी के दो हाथ हैं और मैंने कहा ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, तो यानी कि दोनों में से किसी भी हाथ से वह लिख सकता है। नाइदर जो है उसमें कोई टेंशन नहीं है, वहां पर बात दो में से जीरो की ही होती है, कि दो में से कोई नहीं का सेंस रहता है। आई कैन स्पीक ऑन नाइदर साइड, यानी कि आप और आपका बेस्ट फ्रेंड लड़ रहे हैं, दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए, और मेरे पास आकर के मुझे बीच में जबरदस्ती जज बना के पूछ रहे हो, बताओ सर आप बताओ किसकी गलती है। मैं समझदार इंसान हूं, मैं दोनों में से किसी तरफ नहीं बोल सकता। तुम लड़ झगड़ के कल को फिर एक हो जाओगे, मुंह काला करोगे मेरा, बोले सर आए थे, देखो सर ने देखो तो मेरी गलती बता दी, देख सर तेरे से चिढ़ता है इसलिए तेरी गलती बता दी। अरे सर को क्यों झगड़ा तुम कर रहे हो, सर की क्यों बदनामी फालतू की। तो इसलिए मैं दोनों में से किसी भी तरफ नहीं बोल सकता, तुम दोनों सही हो तुम दोनों गलत हो, रवाना हो यहां से, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। नाइदर यू नॉर ही डिड द वर्क, ना तुमने ना उसने काम किया, तो दो थे दोनों में से किसी ने काम नहीं किया। नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज चीप, इन दोनों किताबों में से एक भी किताब सस्ती नहीं है। तो रूल नंबर 1 दो में से एक, रूल नंबर 2 दो में से 2, रूल नंबर 3 दो में से 0। इस तरीके से यहां पर रूल नंबर 1, 2 और 3 काम करेंगे। तो गाइस फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इन तीनों रूल्स पे, रूल नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों पर एक एक एग्जांपल दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो इतना ही आज के लिए। आई होप आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। आज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डिस्कस हुए, मुझे सच में आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करके मजा आया। खास करके ईच और एवरी का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है उस पर, लेकिन जिस तरीके से मैंने आज समझाने का प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि ऑल और होल में आप कभी गलती नहीं करेंगे और ईच और एवरी में आप कभी गलती नहीं करेंगे। और बाकी अ फ्यू द फ्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लिटिल अ लिटिल इनमें तो कोई परेशानी ज्यादा वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाला केवल नाउन ही देखना है। तो गाइस आज का जो टॉपिक था ना, वो केवल बस समझने का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, याद करने का टॉपिक नहीं है ना, कि उसमें आपको कुछ याद करना हो, नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है कि यार ऑल में और होल में बेसिकली अंतर क्या है। वो अंतर समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।